नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइन से। दिल्ली में डीजल गाड़ियों के पंजीकरण पर एनजीटी की रोक, सम विषम फार्मूले पर ऐतराज, फैसले पर विचार करेगी दिल्ली सरकार। राज्यसभा में गतिरोध खत्म करने के लिए सरकार ने विपक्ष से मांगा सहयोग। कांग्रेस ने लगाया दोहरे मापदंड का आरोप, लगातार चौथे दिन कार्यवाही बाधित। भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक पर सिलेक्ट कमेटी करेगी फैसला, गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव अगले सत्र में समिति सौंपेगी रिपोर्ट। 3 दिन के दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुंचे उपराष्ट्रपति, एयरपोर्ट पर स्वागत, राष्ट्रपति वादिउमदेव से मुलाकात का कार्यक्रम। दिल्ली पहुंचे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता। तो आइए देखते हैं पहली खबर। बढ़ते प्रदूषण को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने एक बड़ा फैसला किया है। फैसले के मुताबिक दिल्ली में अब नई डीजल कारों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात है। साथ ही साथ केंद्र और राज्य सरकार को भी डीजल गाड़ियों को न खरीदने का आदेश दिया है। इसके अलावा एनजीटी ने सम और विषम फार्मूले पर दिल्ली सरकार का जो फैसला था उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने दिल्ली में अब नई डीजल गाड़ी के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। केंद्र और राज्य सरकार को डीजल गाड़ी नहीं खरीदने के आदेश दिए हैं। बिल्डिंग मटेरियल से होने वाले प्रदूषण पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खुले में रखे बिल्डिंग मटेरियल को अब जब्त कर दिया जाएगा। एनजीटी ने राज्य सरकार के सम और विषम फॉर्मूले पर भी ऐतराज जताया है। तकरीबन 1300 से 1600 रोज नई गाड़ियों का इजाफा हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर, और भी जो पुरानी गाड़ियां हैं तो उनको आप फेज आउट कैसे करोगे? उसी पूरी प्रक्रिया के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली सरकार से भी और बाकी सबसे पूछा है कि अपने अपने आप स्टैंड बताओ। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो इस फैसले पर विचार करेगी। किसी भी पक्ष से और किसी का कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई ओपिनियन आती है तो वो स्वागत योग्य है, क्योंकि उन सारे चीजों से ही एक अल्टरनेट बिल्ड होता है और उस तरफ हम लोग बढ़ेंगे धीरे धीरे और बढ़ भी रहे हैं। दिल्ली के जो और केंद्र सरकार की गाड़ियों को, सरकारी गाड़ियों को लेकर के उस पर हम विचार करेंगे। उधर विपक्ष ने सम विषम फॉर्मूले पर एनजीटी की टिप्पणी को सही ठहराया है। हमारे फैसले में पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। कोई जनता से डायलॉग नहीं खुला, कोई आपने कॉमन प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं रखा जिसपे लोग अपनी बात कह सके। 1 जनवरी से दिल्ली में निजी गाड़ियों को नंबर प्लेट के आधार पर चलाने का फैसला लिया गया है। सरकार ने इसके लिए सम और विषम नंबर प्लेट का फॉर्मूला तैयार किया है। अपने इवन आउट फॉर्मूला को लेकर सरकार पहले से ही साफ नहीं है कि अब एनजीटी ने भी सरकार को फटकार लगाते हुए कह दिया कि सरकार कोई ऐसा फॉर्मूला तैयार करे जिससे न सिर्फ गाड़ियों की संख्या में कमी आए बल्कि प्रदूषण में भी गिरावट आए। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अनु दीवान न्यूज रूम से जुड़ रही हैं। अनु, जिस तरीके से एनजीटी ने फैसला दिया है, सबसे पहले तो दिल्ली सरकार का क्या रुख दिख रहा है, क्या हलचल है इस फैसले के बाद? बिल्कुल, जिस तरह से एनजीटी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस दी हैं तो दिल्ली सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब दिल्ली सरकार ने इस अपने प्लान का ऐलान किया तो उनके पास कोई आगे एक्शन प्लान नहीं था कि वो आखिर इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उन्होंने ऐलान तो कर दिया था लेकिन ये तय नहीं था कि इसको कैसे किया जाएगा, इसमें कौन कौन आएंगे, जिसके ऊपर सरकार अब दिन भर दिन मीटिंग्स करके विचार कर रही है और अपना फॉर्मूला जो है जनता के सामने रख रही है। सरकार ने इसीलिए समय मांगा कि 25 दिसंबर से पहले जो है वो अपना एक्शन प्लान रखेगी। एनजीटी ने ये ऑब्जर्वेशन इसीलिए दिया क्योंकि सरकार ने पिछले हफ्ते इसका अनाउंसमेंट तो कर दिया कि वो ऑड इवन फॉर्मूला चलाएगी, लेकिन किस लेवल पे, कहां, कैसे चलेगा, ये अभी तक छवि साफ नहीं थी, जिसकी वजह से ये ऑब्जर्वेशन है। और सरकार के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सरकार ऐलान कर चुकी थी लेकिन ये सब चीजें तय नहीं थी कि इसमें कौन कौन है, ऑड इवन फॉर्मूला क्या है, जिसका सरकार ने अभी 2 ही दिन पहले अनाउंस किया कि अब जो ऑड इवन सवाल ये कि आखिर इस फैसले के बाद, क्योंकि 2 अहम बातें हैं, सम विषम नंबर
को लेकर ऑब्जर्वेशन ये कहता है एनजीटी का कि इससे कहीं ना कहीं 2 गाड़ियां जो है रखने की कवायद हो सकती है, यानी कि गाड़ियां कम होने की बजाय ज्यादा हो सकती है। और दूसरा, डीजल गाड़ियों के यानी कि नई डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगाने की बात एनजीटी ने कहती है। कैसे इसे इंप्लीमेंट करेगी दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर क्या कुछ कवायद कर सकते हैं इस फैसले के बाद? बिल्कुल, जिस तरह से डीजल गाड़ियों को लेकर पहले भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कई तरह के ऑब्जर्वेशंस और कई तरह की टिप्पणियां कर चुके हैं, लेकिन अब जब एनजीटी ने भी की है और जब दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल इतना आगे बढ़ चुका है जिसको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है डीजल गाड़ियों को लेकर ही, तो अब ये है कि सरकार ने अभी अब तक जो अपना रुख दिया है वो ये दिया है कि सरकार इसके ऊपर विचार करेगी और जल्दी इसको लेकर किसी नतीजे पर पहुंचेगी। और जहां तक दिल्ली में शम विषम गाड़ियों का चलाने का एक तरीका है सरकार का, जिसमें सरकार कह रही है कि जिस तरह एनजीटी ने जो एक ऑब्जर्वेशन दिया कि हो सकता है कि लोग 2 गाड़ियां खरीदे, ये बेहद जाहिर सी बात है कि जो लोग गाड़ियों से चलना पसंद करते हैं या जिनको पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सहूलियत नहीं मिलती, वो इस तरह का कोई ना कोई विचार अपने मन में रखेंगे। अब सरकार इसके ऊपर किस तरह रोक लगाती है कि गाड़ियों की संख्या बढ़े ना बल्कि कम हो, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अपना किस तरह का फॉर्मूला, क्या एक्शन प्लान जनता के आगे लेकर आती है कि जनता खुद जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुने, ना कि अपनी गाड़ियों के जरिए जाए। लेकिन इस फैसले के बाद विकल्प क्या है, क्योंकि दिल्ली और केंद्र सरकार दोनों को मिलकर कदम उठाना होगा। और ऐसे में जो 2 बड़े मैं कहूं कि आज डायरेक्टिव्स हैं, 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों को अब दोबारा से रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा, 10 साल पुराने जो डीजल के वाहन उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, और नए डीजल वाहन न खरीदे जाए सरकारी विभागों में भी। तो आखिर फिर कैसे होगी कवायद, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम जिस तरीके का है इस वक्त दिल्ली में, उसकी हालत किसी से छिपी नहीं है। बिल्कुल, जिस तरह से दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट का हाल है ये तो जनता के सामने भी है। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि वो प्राइवेट स्कूल बसेस को लगाए, कॉन्ट्रैक्ट बसेस को लगाए, लेकिन वो प्लान सिर्फ 15 दिन का है। जहां तक डीजल गाड़ियों को पाबंदी लगाने की बात है, कई तरह इससे पहले भी कई बार कोर्ट जो है अपने फैसले सुना चुके हैं, लेकिन अब तक इस पे ऊपर सरकारों ने कोई अमल नहीं किया। दिक्कत कविंद्र सबसे ज्यादा यहाँ आती है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की बात हो रही है फिलहाल भी, वो केवल 15 दिनों के लिए हो रही है, लेकिन 15 दिन बाद क्या दिल्ली का हाल होगा इसका फुल प्लान नहीं है। ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान लेकर अभी तक कोई भी सरकार आई नहीं है सामने, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ ये जो प्लान अभी दिल्ली सरकार बना रही है ये सिर्फ 15 दिन के लिए है। लेकिन और जो डीजल गाड़ियों को लेकर है, अगर इसको पाबंदी लगा भी देती है सरकार तो 15 दिन बाद क्या होगा? क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी तरह से मिलेगा जिस तरह से सरकार अभी कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे, या हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली कुछ साल और पीछे चले जाएगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले? चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए। तो ये थी हमारी पहली खबर। राज्यसभा में लगातार चौथे दिन भी गतिरोध देखने को मिला। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही। उनके मुताबिक कांग्रेस का विरोध सरकार के रवैये को लेकर है। इस बीच सरकार और उपसभापति पीजे कुरियन ने सोमवार से सदन के सुचारू संचालन की उम्मीद जाहिर की। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस का विरोध जारी रहा। कांग्रेस सांसद सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। सभापति और उपसभापति की ओर से कई बार की अपील का भी कोई असर होता नहीं दिखा। इस वजह से दोपहर 3:30 बजे तक सदन की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने पर नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने विरोध को लेकर पार्टी का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड के मसले पर विरोध नहीं कर रही है। सदन की कार्रवाई न चलने का न हमारा कोर्ट से कोई शिकायत है, न गिला है, और न ही नेशनल हेराल्ड से इसका कोई लेना देना है। बीते सत्र में उठाए गए मुद्दों का जिक्र करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दोहरे रवैये को लेकर विरोध जता रही है। उन्होंने कहा कि सरकार अपने दल से जुड़े लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। दूसरी विपक्ष की पार्टियों के खिलाफ जब सरकार को कार्रवाई करनी होती है उस वक्त चर्चा नहीं होती, उस वक्त एक्शन होती है, और जब सत्ताधारी पार्टी के लोगों पर एक्शन की बात आई तो फिर चर्चा की बात करते हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सरकार हर मसले पर चर्चा को तैयार है। इसके साथ ही गतिरोध खत्म करने की कोशिश के तहत उन्होंने विपक्ष से सोमवार से सदन की कार्यवाही सुचारू तौर से चलाने में मदद की अपील की।
उपसभापति पीजे कुरियन ने भी ऐसी ही उम्मीद जताई। परसेप्शन बना है तो उस परसेप्शन को ठीक करने का एक ही तरीका है, देर आए दुरुस्त आए। मंडे जो है वो गुड डे हो, मंडे जो है वो वर्किंग डे हो, सोमवार जो है वो शुभवार हो और सोमवार से हम लोग जो है वो अच्छी तरह से काम शुरू करें। I will appeal to honorable members that Monday onwards let us work, let the government and the opposition sit together discuss and thrash out the issues. इस बीच जेडीयू ने भी सदन नहीं चलने के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू सांसद शरद यादव ने कहा कि सरकार को विपक्ष से बातचीत के जरिए इसका हल निकालना चाहिए। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन विधेयक 2013 को प्रवर समिति के पास भेज दिया गया है। 23 सदस्यीय समिति की अगुवाई बीजेपी सांसद अनिल माधव दवे करेंगे। समिति बजट सत्र के पहले हफ्ते तक रिपोर्ट सौंपेगी। राज्यसभा में कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया। सोमवार को विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के विधेयक के कुछ प्रावधानों पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए इसे प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की थी। इस विधेयक के जरिए 1988 के कानून में बदलाव किया जाना है। विधेयक में भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव है। विधेयक में सजा की न्यूनतम अवधि 6 माह से बढ़ाकर 3 साल और अधिकतम 5 साल से बढ़ाकर 7 साल की करने जैसे अहम प्रावधान शामिल हैं। लोकसभा में आज फिर से असंसदीय टिप्पणी का मामला उठा। कांग्रेस सांसदों का विरोध जारी उन्होंने रखा तो विपक्ष बीजेपी सांसदों से माफी की मांग करता रहा, लेकिन जब सरकार और स्पीकर की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इन सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। लोकसभा की कार्यवाही संसद हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू होते ही कांग्रेस ने बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह की आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर सदन में विरोध जाहिर किया। अगर आप उनको सस्पेंड कीजिए, न वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी पूछिए, नहीं है तो हमको कोई रास्ता नहीं। ऐसे एटीट्यूड्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है। To run the house, why not it is going to be made? Let one apology be made over here. Let the house run smoothly. सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि बीजेपी सांसद के आपत्तिजनक बयान को सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया है। ऐसे में सदन को बाधित करना उचित नहीं। आज हमारे माननीय सदस्य के बारे में जो बात कहा कि आपने निर्णय लिया है, जो कुछ उन्होंने कहा आपने बाहर निकाल दिया है, लेकिन ये एक बहाना बना के सदन की कार्रवाई बाधित करना यह अनुचित है। मांग खारिज होने के बाद विरोध जाहिर करते हुए कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और जेडीयू ने विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। देश भर में नई कृषि बीमा योजना जल्द लागू की जाएगी। लोकसभा में कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि इस योजना को लेकर सरकार की ओर से समीक्षा पूरी कर ली गई है। सूखे पर चर्चा का जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि नई योजना के तहत किसानों को कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा, साथ ही क्लेम का भुगतान भी आसानी से होगा। कृषि मंत्री ने यह बताया कि 2 हेक्टेयर भूमि तक 33% फसल बर्बाद होने पर भी मुआवजा देने का फैसला किया गया है। सरकार ने मार्च 2017 तक सभी किसानों को मृदा हेल्थ कार्ड मुहैया कराने का भरोसा दिया। इसके अलावा कृषि उत्पादों के लिए सरकार मई 2017 तक राष्ट्रीय बाजार भी बनाएगी। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की समीक्षा के लिए भी एक समिति बनाने जा रही है। शीघ्र ही प्रीमियम का जो दर है उसको कम करेंगे, उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। जल्द से जल्द बीमा दावों का भुगतान के लिए उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाएगा। बेहतर प्रशासन और पारदर्शिता हेतु बीमा पोर्टल का उपयोग किया जाएगा। लेकिन राज्य सरकार के माध्यम से ही करना है और जल्दी से जल्दी हम इस नई कृषि बीमा योजना को देश में लाने जा रहे हैं। राज्यसभा में आज संसद हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। आज सुबह 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होते ही सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने 13 दिसंबर 2001 की इस वारदात को असफल करने वाले शहीदों की जांबाजी को याद किया। हमले में दिल्ली पुलिस के 5 जवान, सीआरपीएफ की 1 महिला कांस्टेबल और संसद सुरक्षा सेवा के 2 जवान शहीद हुए थे। वहीं एक माली और एक कैमरामैन भी की इस हमले में जान गई थी।
We also reiterate our firm resolve to fight terrorism with determination and rededicate ourselves to protect the sovereignty and integrity of our nation. और फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज, नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार, उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। भारत को पहली बुलेट ट्रेन देने में जापान मदद करेगा। शनिवार को दोनों देशों के बीच इस बारे में समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे आज 3 दिनों की यात्रा पर दिल्ली पहुंचे। शनिवार को वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और इस दौरान भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई समझौतों पर दस्तखत भी होंगे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ मुलाकात में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें भविष्य में भारत की योजनाओं की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर उन्हें एक बड़ा नेता बताया। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने CII, फिक्की और एसोचैम के आयोजित एक समारोह को संबोधित किया। Diversity. Japan will continuously offer cooperation for the development of India with the government and private sector working together. Japan and India share basic values, and that is why ensuring closer coordination between the two nations in every field will be critically important for Asia and the world in this century. शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। 3 दिन के दौरे पर तुर्कमेनिस्तान पहुंचने पर उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी का स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति अब से कुछ देर बाद राजधानी अशगाबाद में राष्ट्रपति गुरबांगुली से मुलाकात करेंगे और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय मसलों पर भी चर्चा होगी। उपराष्ट्रपति बुर्दिमुदेव के साथ गैस प्रोजेक्ट के व्यावहारिक पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति तुर्कमेनिस्तान के स्थायी तटस्थता की 20वीं वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे। वो गुटनबेक्श आंदोलन की तर्ज पर होने वाले तुर्कमेनिस्तान के परमानेंट न्यूट्रलिटी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रविवार को उपराष्ट्रपति प्राचीन शहर मारी का दौरा करेंगे, जहां पर तापी गैस पाइपलाइन परियोजना की शुरुआत होगी। इस मौके पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के 80वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि वो देश की एक अमूल्य निधि हैं। उन्होंने राष्ट्रपति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। प्रधानमंत्री के अलावा कई और राजनीतिक हस्तियों ने राष्ट्रपति को उनके जन्मदिन पर बधाई दी। जिसने कॉमर्स भी देखा हो, डिफेंस भी देखा हो, जिसने फाइनेंस भी दिया हो और फॉरेन मिनिस्ट्री भी की हो, ऐसा शायद ही मैं नहीं मानता हूं कि कहीं इस प्रकार का कोई व्यक्तित्व हमें मिल सकता है। इन्हें कितना गहरा अनुभव, कितना व्यापक अनुभव और कितनी विविधताओं से भरा अनुभव, ये अपने आप में, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो स्वाभाविक गौरव होता कि ऐसे महापुरुष के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। गुवाहाटी में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जीएसटी को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जीएसटी बिल का समर्थन करने के लिए तैयार है, बशर्ते सरकार उनकी 3 मांगे मान ले। उन्होंने असम में होने वाले विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर कहा कि इस पर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष फैसला लेंगे। इससे पहले राहुल गांधी ने महिलाओं के स्वयंसेवी समूह को संबोधित किया। नारी सशक्तिकरण पर हुए इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने महिलाओं के सवालों के जवाब भी दिए। इस मौके पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई मौजूद थे। असम में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में राहुल गांधी का ये दौरा इस लिहाज से खासा अहम माना जा रहा है। As far as the stalemate in the parliament is concerned, the impression is
being given that we are not, the impression is being given that we are not interested in the issue of GST. We have clearly said to the government our stance on GST. We have 3 issues on which we differ with them, and that is as far as GST is concerned. अमेरिका ने भारत को गैस टरबाइन इंजन टेक्नोलॉजी देने पर नियमों में बदलाव किया है। इससे भारत में जेट इंजन के डिजाइन और उत्पादन में मदद मिलेगी। वॉशिंगटन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को अमेरिकी रक्षा मंत्री एस्टन कार्टर ने ये जानकारी दी। दोनों नेताओं के बैठक में रक्षा सहयोग और मजबूत करने का फैसला भी लिया गया। रक्षा साजो सामान के साझा उत्पादन में भी दोनों देश अब तेजी लाएंगे और इसके लिए 17 नए क्षेत्रों की पहचान हुई है। दोनों देशों ने आतंकवाद के खतरे पर भी बात की, लेकिन पर्रिकर ने ISIS से निपटने के लिए सैन्य कार्रवाई से इनकार किया। India's policy on Middle East has been very same, no changes in that policy. While we share in intelligence, we believe that whatever role India has to play under UN approved any program, we'll do it. अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में 0.25% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने उम्मीद जताई है। कोलकाता में उन्होंने कहा कि RBI इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अगले सप्ताह बैठक होनी है, जिसमें ब्याज दरों पर फैसला होगा। अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ती हैं तो भारतीय बाजारों से कुछ पूंजी बाहर जा सकती है। Looking at the market probabilities, our sense is 70 to 75% probabilities seem to be of the Fed increase. I also think the Fed has prepared the way fairly carefully for an increase. शेयर बाजार में आज भी गिरावट का रुख रहा। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ने की आशंका से बाजार में बिकवाली रही। एशिया के बाकी बाजारों में भी दबाव दिखा। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 25,000 के नीचे गया, वहीं निफ्टी में 7600 के नीचे भी गोता लगाया। आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1% तक गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स में 208 अंक की गिरावट के साथ 25,044 पर बंद हुआ और वहीं पर निफ्टी 73 अंक की कमजोरी के साथ 7610 पर बंद हुआ। इस हफ्ते सेंसेक्स में 2.3% और निफ्टी में 2.2% की गिरावट देखी गई। पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को शनिवार तक के लिए बढ़ा दिया गया है। समझौते का नया मसौदा भी जारी हो चुका है, लेकिन वित्तीय मदद और तापमान में कमी जैसे अहम मुद्दे अभी भी सुलझने बाकी हैं। 2 दिन की मशक्कत के बाद पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते का नया मसौदा सामने आया। मसौदा 27 पन्नों का है और इसमें असहमति वाले मुद्दों का भी जिक्र है। इस पर 195 देशों के मंत्री विचार कर समझौते तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। Nous voulons un accord, nous sommes extrêmement proches du but, nous devons donc faire preuve de la responsabilité nécessaire pour trouver dans les heures qui viennent un terrain d'entente universel. Bref, il est temps de conclure. I hope they will come out with a very strong and ambitious and universal one, respecting the aspirations of all the people around the world. 3 जटिल मुद्दों को सुलझाना अब भी बाकी है। विकसित और विकासशील देशों के बीच कैसे अंतर किया जाए, विकासशील देशों को वित्तीय मदद का निर्धारण कैसे हो और बढ़ते तापमान को कितना कम किया जाए। In the parlance of negotiators, it comes down to differentiation, ambition, support. How much difference will there be in what different countries, the obligations different countries have developing versus developed? भारत के लिए वित्तीय मदद का मुद्दा सबसे बड़ा है। नए मसौदे में विकासशील देशों को होने वाले नुकसान की तो बात है, लेकिन इसके लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। इन्हीं मुद्दों को सुलझाने के लिए गुरुवार को पेरिस में पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के बीच दूसरी बार बैठक हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कश्मीर में लगातार दूसरे दिन आज पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी जहां एक ओर सैलानियों को आकर्षित कर रही है, वहीं दूसरी ओर श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से मुसाफिरों की परेशानियां बढ़ाती हैं। बर्फ की सफेद चादर से दूर दूर तक ढके पहाड़, बर्फबारी का आनंद उठाते लोग। ये नजारा है कश्मीर के गुलमर्ग का, जहां बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी तादाद में सैलानियों का पहुंचना जारी है। कि कोई फ्रिज में बंद हो गया बड़े से कि एक स्वर्ग ही लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम इसमें देख रही है।
बर्फबारी से जहां स्थानीय लोग काफी खुश हैं, वहीं यातायात बाधित होने से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ जमा होने की वजह से काजीकुंड में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात पर खासा असर पड़ा है। बर्फ पड़ी है तो यहाँ 3 घंटे हो गए फंसे हुए और हाईवे बंद है। जब खुलेगा इसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे खुलेगा तो निकलेंगे। मौसम के मिजाज को देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों की तरफ पर्यटकों का रुख ज्यादा होगा, वहीं मैदानी इलाकों में ठंड से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। जाते जाते छोड़ जाते हैं देश और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के पद पर चरणजीत सिंह चन्नी और भारत भूषण आशु को उपनेता के तौर पर नियुक्त किया गया है। पंजाब के चमकौर साहिब से विधायक चन्नी ने सुनील झाकड़ की जगह ली है। मैगी पर से प्रतिबंध हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेस्ले इंडिया और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मैगी से प्रतिबंध हटाने के बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एफएसएसआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। अदालत ने नेस्ले इंडिया को 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी। बिहार के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को अपहरण और कत्ल के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। तेजाब कांड से चर्चित 2004 के इस मामले में सीवान के व्यवसायी के 2 बेटों का अपहरण हुआ था। बाद में उनके तेजाब से जले हुए शव मिले थे। सीवान की विशेष जिला अदालत ने शहाबुद्दीन और 3 अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया रेप मामले में जुवेनाइल की रिहाई के लिए उठाए जा रहे कदमों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने नोटिस बीजेपी नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सुब्रमण्यम स्वामी की एक अर्जी पर जारी किया है, जिसमें उन्होंने जुवेनाइल की रिहाई पर सवाल उठाए थे। 2003 में कथित तौर पर जिया खान द्वारा आत्महत्या मामले में चार्जशीट की डिटेल मीडिया में लाए जाने के लिए सीबीआई की विशेष अदालत ने जांच टीम को फटकार लगाई है। सीबीआई की जांच टीम ने कुछ दिन पहले ही इस मामले में आरोप पत्र दाखिल किया था। मामले की अगली सुनवाई 18 जनवरी को सीबीआई की विशेष अदालत में होगी। अभिनेता सलमान खान ने हिट एंड रन मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका वापस ले ली है। याचिका में गायक कमाल खान को गवाह के तौर पर सुनवाई में शामिल करने की मांग की गई थी। हादसे वाली रात कमाल खान सलमान खान के साथ मौजूद थे। दक्षिण भारत के ईसाई संगठनों ने इस बार क्रिसमस नहीं मनाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से बिगड़े हुए हालातों के मद्देनजर ये फैसला किया गया है। संगठनों ने क्रिसमस मनाने के बजाय राहत कार्यों पर ध्यान लगाने को कहा है। शुक्रवार को मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार 93 साल के हो गए। उनका जन्मदिन हर साल धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार चेन्नई में बाढ़ के बाद दिलीप कुमार ने अपना जन्मदिन नहीं मनाने का फैसला किया है। आतंकवादी संगठन आईएस का वित्त प्रमुख अबू सलेह पिछले महीने एक हवाई हमले में मारा गया। अमेरिका के एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसके मारे जाने की पुष्टि गुरुवार को की। अमेरिकी सेना के प्रवक्ता कर्नल स्टीव वॉरेन ने बगदाद से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बताया कि अबू सलेह नवंबर महीने में मारा गया था। भारत में पहली बार T20 विश्व कप का आयोजन होने जा रहा है। शुक्रवार को इसके कार्यक्रम की घोषणा की गई। श्रृंखला 8 मार्च से 3 अप्रैल के बीच चलेगी। 16 मार्च को भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल मुकाबलों की मेजबानी दिल्ली और मुंबई को दी गई है। कोलकाता के ईडन गार्डन पर फाइनल मैच खेला जाएगा।